नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युतिक करंट या वोल्टेज का फार्म फैक्टर निम्न में से होता है। कितना होता है वैद्युतिक के करंट या वोल्टेज का फार्म फैक्टर? ऑप्शन ए दे रखा है 1.732, बी दे रखा है 1.414, सी दे रखा है 1.114, डी दे रखा है 0.707। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.114 होता है। करंट या वोल्टेज का फार्म फैक्टर कितना होता है? 1.114। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आदर्श डीसी जनरेटर का रेगुलेशन होता है। कितना होता है एक आदर्श डीसी जनरेटर का रेगुलेशन? 0%, 50%, 75% या 100%? तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, एक आदर्श डीसी जनरेटर का रेगुलेशन होता है 0%। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाइट एंड फैन व पावर की सप्लाई एक साथ प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा संयोजन प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा संयोजन प्रयोग किया जाता है लाइट एंड फैन व पावर की सप्लाई के एक साथ प्राप्त करने के लिए? ऑप्शन दे रखा है स्टार, डेल्टा, ऑग्जलरी, स्कोट। राइट आंसर बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार संयोजन की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार सामान्य भूमि पर अर्थिंग प्रतिरोध का मान होना चाहिए। अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए सामान्य भूमि पर? इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन दे रखा है 1 ओम, बी दे रखा है 3 ओम, सी दे रखा है 5 ओम, डी दे रखा है 8 ओम। तो राइट आंसर कितना होगा? एक सामान्य भूमि पर अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए भारतीय विद्युत नियम के अनुसार? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, असंतुलित लोड में शक्ति मापने हेतु कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? असंतुलित लोड में पावर को मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? 1 वाट मीटर विधि का, 2 वाट मीटर विधि का, 3 वाट मीटर विधि का या 4 वाट मीटर विधि का? तो इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है असंतुलित लोड में शक्ति मापने के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है असंतुलित लोड को मापने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसका प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विचों में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विचों में किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है टनल डायोड, बी दे रखा है जीनर डायोड, सी दे रखा है फोटो डायोड, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो लाइट कंट्रोल स्विचों में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओवर कंपाउंड जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग का आकार बड़ा रखा जाता है? इनमें से कौन सी वाइंडिंग का आकार सबसे बड़ा रखा जाता है? इंटरपोल, संटे, आर्मेचर या सीरीज का? तो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है, उसमें कौन सी वाइंडिंग का आकार सबसे बड़ा रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज वाइंडिंग का आकार सबसे बड़ा रखा जाता है। किस वाइंडिंग का? श्रेणी वाइंडिंग का आकार सबसे बड़ा रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज बराबर होती है। लाइन वोल्टेज होती है वह किसके बराबर होती है स्टार संयोजन में? तारा संयोजन में। स्टार संयोजन को क्या कह सकते हैं? तारा संयोजन भी कह सकते हैं। तो इसमें लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर होती है। लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? 3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वोल्टाइक सेल में ध्रुवाच्छादन दोष होता है। वोल्टाइक सेल होता है, उसमें ध्रुवाच्छादन दोष किस पर होता है? एनोड पर है, कैथोड पर है, शीशे पर या जस्ते पर? तो इनमें से ध्रुवाच्छादन दोष होता है वह किस पर होता है वोल्टाइक सेल में? इसका राइट आंसर होगा एनोड पर होता है। किस पर होता है? एनोड पर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो प्रत्यावर्ती राशियां एंटीफेज कहलाती है जब उनके बीच फेज अंतर होता है। जब उनके बीच कितना फेज अंतर होता है? जब वो दो प्रत्यावर्ती राशियां क्या कहलाती है? एंटीफेज कहलाती है जब। तो ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री या 180 डिग्री।
तो एंटीफेज कब कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब उनके बीच 180 डिग्री का फेज अंतर होता है तो वो राशियां क्या कहलाती है? एंटीफेज कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीफेज कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि गति नियंत्रण की आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग कौन सी मोटर में किया जाता है? गति नियंत्रण की आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग कौन सी मोटर में किया जाता है इनमें से? शंट मोटर में, कंपाउंड मोटर में, सीरीज मोटर में या 3 फेज इंडक्शन मोटर में? तो किसमें आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है? किस मोटर में किया जाता है गति नियंत्रण के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित अर्थात कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा थायरिस्टर का, बी दे रखा ट्रांजिस्टर का, सी दे रखा थर्मिस्टर का, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से डीसी मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा ओरिस्टेड के दाया हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? ओरिस्टेड के दाया हस्त के नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? उत्तरी ध्रुव को, धारा की दिशा को, चुंबकीय बल को या चालक की घुमाव दिशा को? तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा ओरिस्टेड के दाया हस्त के नियम के अनुसार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धारा की दिशा को। अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? धारा की दिशा को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा धारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर होती है वह क्या कहलाती है? शक्ति, ऊर्जा, क्षमता या दक्षता? तो वर्क करने की दर को क्या कहा जाता है? क्या कहलाती है वह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कार्य करने की दर होती है वह कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी किस प्रकार से होती है? मेगर के डायल पर जो चिन्हित की गई माप श्रेणी होती है वह किस प्रकार की होती है? शून्य से अनंत की ओर, अनंत से 100 मेगा ओम की ओर, अनंत से शून्य की ओर या शून्य से 100 मेगा ओम की ओर? तो किस प्रकार से होती है मेगर के डायल पर चिन्हित की गई माप श्रेणी? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो माप श्रेणी की बात करें तो मेगर में माप श्रेणी होती है अनंत से शून्य की ओर चलती है। किस प्रकार से चलती है? अनंत से शून्य की ओर चलती है, इस प्रकार से चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है सैलिएंट पोल अल्टरनेटर के रोटर की अधिकतम गति रखी जाती है। सैलिएंट पोल अल्टरनेटर होता है उसके रोटर की अधिकतम गति को कितना रखा जाता है? 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 3000 आरपीएम या 10,000 आरपीएम? तो राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर होता है उसके रोटर की मैक्सिमम गति कितनी रखी जा सकती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 आरपीएम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर का फेज क्रम होता है, अल्टरनेटर होता है उसका फेज क्रम किस प्रकार का होता है? आर बी वाई, वाई आर बी, आर वाई बी या बी वाई आर? तो अल्टरनेटर होता है उसका फेज क्रम किस प्रकार का होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वाई बी, अर्थात आर वाई का मतलब होता है रेड येलो ब्लू। क्या होता है? आर वाई का मतलब रेड येलो ब्लू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अर्थिंग प्लेट का सही आकार कौन सा है? अर्थिंग प्लेट का सही आकार बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है 60 × 80 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 60 × 60 इंच, सी दे रखा है 60 × 60 मिलीमीटर, डी दे रखा है 60 × 60 मीटर। तो अर्थिंग प्लेट होती है उसका सही आकार बताना इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों अगर अर्थिंग प्लेट की सही आकार का पता करें तो इसका राइट आंसर होगा 60 × 80 सेंटीमीटर। कितना होता है? 60 × 80 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऐसी परिपथों का कुल अवरोध क्या कहलाता है? ऐसी परिपथों में जो कुल अवरोध होता है वह क्या कहलाता है? प्रतिघात, प्रेरकता, प्रतिबाधा, परिवेशीयता? तो ऐसी परिपथों में जो कुल अवरोध होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रतिघात, बी दे रखा प्रेरकता, सी दे रखा प्रतिबाधा, डी दे रखा परिवेशीयता? क्या कहलाता है इनमें से?
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबाधा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबाधा। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको इम्पीडेंस कहते हैं। प्रतिबाधा को क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण पैदा हुई है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? वह प्रेरित धारा की दिशा जो सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उसका भी विरोध करती है जिसके कारण वह पैदा हुई है। इस नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा लेंज का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? पीवीसी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यह कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में अगर पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 mm, 3 mm, 2.5 mm या 2 mm? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 mm होता है। कितना होता है? 1.5 mm। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र नियम कौन से वैज्ञानिक का है? विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र नियम किस वैज्ञानिक का है? फेराडे का, ओरिस्टेड का, जूल का या किरचॉफ का? तो इनमें से किसका है? ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिस्टेड का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलईडी की पावर रेटिंग होती है। एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसकी पावर रेटिंग किस में होती है? किलोवाट में, मिलीवाट में, मेगावाट में या इनमें से कोई नहीं? तो किस में होती है? फटाफट से बताना है, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलीवाट में होती है। एलईडी की पावर रेटिंग किस में होती है? मिलीवाट में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है? शून्य, अनंत, निम्न या उच्च? तो एक लघु परिपथ होता है, उसमें प्रतिरोध का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? इनमें से आवेश रहित कण बताना है। ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन, बी दे रखा है न्यूट्रॉन, सी दे रखा है प्रोटॉन, डी दे रखा है टेट्रॉन। तो इनमें से आवेश रहित कण कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। ये क्या है? एक आवेश रहित कण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, मध्यम वोल्टेज केबल बनाए जाते हैं, कितने वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं? 400 वोल्टेज के लिए, 450 वोल्टेज के लिए, 600 वोल्टेज के लिए या 1000 वोल्टेज के लिए? तो मध्यम वोल्टेज केबल होते हैं, वे कितने वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वोल्टेज केबल होते हैं, वे 1000 वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं। कितने वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं? 1000 वोल्टेज के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्यावर्ती धारा का धन व ऋण चक्र के मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा होती है ऐसी, उसका धन व ऋण चक्र के मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है? समय अंतराल, प्रभावी मान, आयाम या औसत मान? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयाम कहलाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक साइकिल में कितनी बार शून्य से अधिकतम तक बदलता है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक साइकिल में कितनी बार शून्य से अधिकतम तक बदलता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मीट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर कितना होता है? मीट्रिक प्रणाली होती है, उसमें 1 HP के बराबर बताना है। तो 1 HP के बराबर कितना होता है? ऑप्शन दे रखा है 746 वाट, यहाँ वाट है, मिसप्रिंट है, 735 वाट, 746.5 वाट, 735.5 वाट। तो करेक्ट आंसर बताना है कि मीट्रिक प्रणाली में 1 HP के बराबर कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा 735.5 वाट होता है। कितना होता है? 735.5 वाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए
अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने में प्रयुक्त स्टार्टर कौन सा है। यहाँ में स्प्रिंट है, स्टार्टर है। तो डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सा स्टार्टर प्रयोग में लिया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर या डीओएल स्टार्टर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट स्टार्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से सबसे कम प्रतिरोध किस पदार्थ का है। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किस पदार्थ का होता है। पारा, तांबा, जस्ता या रेजिन। तो सबसे कम प्रतिरोध वाले पदार्थ को बताना है। तो दोस्तों अगर सबसे कम प्रतिरोध वाले पदार्थ की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा तांबा का। करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस ऐसी परिपथ में पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। इनमें से किस ऐसी परिपथ का पावर फैक्टर, अर्थात पावर फैक्टर को कहते हैं शक्ति गुणांक। तो किस शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है। शुद्ध प्रतिरोधी का, शुद्ध परिऋणिक का, रेजोनेंट का या ए व सी दोनों का। तो इनमें से पावर फैक्टर का मान किसका इकाई होता है इनमें से ऐसी परिपथ में। तो इसका राइट आंसर होगा ए व सी दोनों का, अर्थात शुद्ध प्रतिरोधी का भी व रेजोनेंट का भी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी मशीनों की शक्ति अंकित की जाती है, किसमें की जाती है। किलो वोल्टेज में, किलो वाट हावर में, किलो वाट में या किलो वोल्ट एम्पियर में। तो इनमें से ऐसी मशीनों की शक्ति किसमें अंकित की जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पियर में की जाती है। शक्ति अंकित किसमें की जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है जब लोड इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, शुद्ध इंडक्टिव हो, शुद्ध कैपेसिटिव हो। तो पावर फैक्टर अर्थात शक्ति गुणांक का मान लीडिंग कब होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध कैपेसिटिव हो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैपेसिटिव होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है, लीडिंग होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोई बैटरी यदि 5 एम्पियर धारा 24 घंटे प्रदान करती है तो उसकी क्षमता कितनी होती है। अगर कोई बैटरी 5 एम्पियर धारा 24 घंटे प्रदान करती है तो उसकी क्षमता बतानी है। तो दोस्तों क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आई इंटू टी, अर्थात धारा गुणा समय। तो धारा का मान कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। तो 5 गुणा 24 करेंगे, क्या करेंगे, 5 गुणा 24। तो 5 को 24 से गुणा करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, 120 एम्पियर हावर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कार्य व खालिस्तान की इकाई समान होती है। इनमें से किसकी इकाई कार्य की समान होती है, शक्ति, बल, ऊर्जा या भार। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा व कार्य की इकाई क्या होती है, समान होती है, जो कि दोनों की मात्रा क्या होते हैं, जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की दिशा होती है। ऑप्शन ए दे रखा है ऋण से धन की ओर, बी दे रखा है धन से ऋण की ओर, सी दे रखा है दोनों की ओर, डी दे रखा है किसी के भी नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धन से ऋण की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है वह कैसी होती है, धन से ऋण की ओर होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है लेक्लांची सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेक्लांची सेल होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दे रखा है जिंक क्लोराइड, बी दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, सी दे रखा है गंधक का तेजाब, डी दे रखा है कॉपर सल्फेट। तो लेक्लांची सेल होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर का टॉर्क समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, बैक ईएमएफ के, फील्ड करंट के, आर्मेचर करंट के या बी व सी दोनों के। तो डीसी मोटर का टॉर्क होता है बलागुण व किसके समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड करंट व आर्मेचर करंट दोनों के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से रहती है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होता है उसमें धारा वोल्टेज से क्या रहती है, 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री पीछे या इन फेज या आउट फेज। तो कैसी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पीछे रहती है। धारा क्या रहती है, 90 डिग्री से पीछे रहती है इंडक्टिव परिपथ में, शुद्ध इंडक्टिव
परिपथ में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ACSR संवाहक में स्टील तार का कार्य क्या होता है। ACSR तार होता है, उसमें स्टील के तार का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए दे रखा ऊपरी स्तर प्रभाव की पूर्ति करना, बी दे रखा अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, सी दे रखा अधिक धारा वहन करना, डी दे रखा प्रेरकता घटाना। तो ACSR चालक होता है, उसकी स्टील का तार का क्या कार्य होता है, उसमें स्टील का तार होता है, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना स्टील के तार का प्रमुख कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो पोलों के बीच अधिकतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा 220 मीटर, बी दे रखा 76 मीटर, सी दे रखा 87 मीटर, डी दे रखा है 56 फुट। तो कितनी होनी चाहिए अधिकतम दूरी दो पोलों के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी की फ्रीक्वेंसी समय क्या होती है, बराबर है, समानुपाती, विलोमानुपाती या कोई भी नहीं। तो फ्रीक्वेंसी होती है वह समय के कैसे होती है। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, विलोमानुपाती। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पावर फैक्टर को अर्थात शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर का, इंडक्शन मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का या कंपाउंड मोटर का। तो इनमें से किस मोटर का प्रयोग करते हैं शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श अल्टरनेटर की दक्षता होती है 90%, 92%, 98% या 100%। तो एक आदर्श अल्टरनेटर होता है, उसकी दक्षता कितनी होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आदर्श अल्टरनेटर होता है, उसकी दक्षता होती है 100%। कितनी होती है, 100%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं होती है वह चुंबक के भीतर कैसे चलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से उत्तर की ओर। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर कैसे चलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। भीतर कैसे चलती है, भीतर चलती है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर भार की बात करें तो भार चलती है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है भीतर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, श्रेणी में, स्टार में, डेल्टा में या उपरोक्त सभी में। तो वितरण ट्रांसफार्मर होता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग किससे कैसे जुड़ी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार में जुड़ी होती है। किस में जुड़ी होती है, स्टार में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंगल फेज प्रणाली में अर्थ तार होता है, उसका रंग कैसा होता है। सिंगल फेज प्रणाली में अर्थ तार का रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल या काला। तो अर्थ तार होता है, उसका बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। तो अल्टरनेटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन प्रभाव पर कार्य करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से टोरक का मात्रक क्या है। टोरक का मात्रक बताना है। तो टोरक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते परंतु चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ा देते हैं, वे क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते हैं, मैग्नेट तो नहीं बनते हैं, परंतु चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा पैरा, बी दे रखा फेरा, डी सी दे रखा डाया, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दज। तो राइट आंसर क्या होगा,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पैरा पदार्थ कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? पैरा पदार्थ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक का मात्रक क्या होता है? शक्ति गुणांक का मान बताना है, मात्रक नहीं मान बताना है। तो क्या होता है एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान? यूनिटी, शून्य, लीडिंग या लैगिंग। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्लिप्ड रिंग आउटपुट में प्रदान करते हैं। स्लिप्ड रिंग होते हैं वो आउटपुट में क्या प्रदान करते हैं? प्रकाश, ऊष्मा, एसी या डीसी। राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट में प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य विद्युत लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? चुंबकीय प्रभाव पर, किरण प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर या गैस आयनीकरण प्रभाव पर। तो एक सामान्य विद्युत लैंप होता है, विद्युत बल्ब होता है, वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। कौन से प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? स्टीम पावर स्टेशन होते हैं उसमें ताप हानि किसमें होती है? बॉयलर में, टरबाइन में, कंडेंसर में या कोयला रखरखाव इकाई में। तो स्टीम पावर स्टेशन होते हैं उसमें टेम्परेचर हानि किसमें होती है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडेंसर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार दो अर्थों के बीच कितनी दूरी रखी जानी चाहिए? दो अर्थ होते हैं उनके बीच कितनी दूरी रखी जानी चाहिए? 5 मीटर, 5 फुट, 5 गज या 5 इंच। तो भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार दो अर्थों के मध्य कितनी दूरी रखी जानी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय विद्युत के नियमों के अनुसार ऊर्जा मापी यंत्रों की फरस से न्यूनतम ऊंचाई निम्न में से कितनी होनी चाहिए? भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ऊर्जा मापी होता है उसके फरस से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.3 मीटर, 1.5 मीटर, 1.3 फुट या 1.5 फुट। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, लैगिंग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर का, इंडक्टर का, रजिस्टर का या इनमें से कोई नहीं। तो लैगिंग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, नमी वाले स्थान पर हम प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देते हैं नमी वाले स्थान पर? क्लीट वायरिंग को, केसिंग कैपिंग वायरिंग को, कंड्यूट वायरिंग को या बैटन वायरिंग को। तो नमी वाले स्थान होते हैं उनमें हम किसको प्राथमिकता देते हैं? पहले किसको चूज करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंड्यूट वायरिंग को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ नमी वाले स्थान होते हैं वहां पर सबसे पहले अपन कंड्यूट वायरिंग को प्राथमिकता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस दोष को दूर करने के लिए करोड़ सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है? कॉपर दोष को, लो लॉस को, एडी करंट को या हिस्टेरिसिस को। तो इनमें से किस दोष को दूर करने के लिए करोड़ सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, 3 फेज प्रणाली में यदि तीनों फेजों का पावर फैक्टर व फेज करंट समान हो तो उस पर जुड़ा लोड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभावी, आभासी, असंतुलित या संतुलित। तो 3 फेज प्रणाली में यदि तीनों फेजों का पावर फैक्टर व फेज करंट समान हो तो उस पर जुड़ा लोड क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित लोड कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या होगा यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग चलते समय ओपन हो जाए? तो यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग चलते समय ओपन हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा?
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोड नहीं उठाएगी, मोटर की गति बढ़ जाएगी या मोटर में धारा बढ़ जाएगी। तो यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग चलते समय अचानक ओपन हो जाए तो उसमें क्या प्रभाव होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर की गति बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है अचालकों की श्रेणी में बी, चालकों की श्रेणी बी का कार्यकारी तापमान कितना होता है। श्रेणी बी का कार्यकारी तापमान बताना है तो कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री होता है। श्रेणी बी का कार्यकारी तापमान कितना होता है, 130 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2000 किलोवाट, सॉरी 2 किलोवाट 200 वोल्टेज का एक डीसी जनरेटर द्वारा भार को दी जाने वाली करंट का मान बताना है। क्या होगा, 2 किलोवाट 200 वोल्टेज का एक डीसी जनरेटर द्वारा भार को दी जाने वाली करंट का मान बताना है। तो 2 किलोवाट पावर दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है, 2000 वाट। कितनी दे रखी है, 2000 वाट। वोल्टेज दे रखा है 200। तो इसको ज्ञात करके बताना है, क्या, धारा ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसकी धारा क्या होगी। तो दोस्तों धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, P बटे V। P का मान कितना दे रखा है, 2000 वाट। तो 2000 बटे वोल्टेज कितना दे रखा है, 200। तो 2000 में 200 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 वोल्ट प्रति कूलाम कहलाता है, कितना कहलाता है, 1 हेनरी, 1 फेराडे, 1 एम्पियर, 1 माइक्रो। तो 1 वोल्ट प्रति कूलाम क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हेनरी कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 हेनरी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ओम का नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है, एसी पर, डीसी पर, एसी व डीसी दोनों पर, ना तो एसी पर और ना ही डीसी पर। तो ओम का नियम बताना है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम किस पर लागू होता है, एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है 1 वाट मीटर पद्धति, बी दे रखा 2 वाट मीटर पद्धति, सी दे रखा 3 वाट मीटर पद्धति, डी दे रखा 4 वाट मीटर पद्धति। तो संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाट मीटर पद्धति का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसे मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर उपयोग किया जाता है। किसे मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, प्रकाश तीव्रता को, निम्न तापमान को, उच्च तापमान को या आर्द्रता को। तो किसे मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान को मापने के लिए, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 500 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। 500 वाट व 250 वोल्टेज वाले लैंप का प्रतिरोध बताना है। तो फटाफट से प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, V का स्क्वायर बटे P। V का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 गुणा 250 बटे नीचे कितना आ जाएगा 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, ऊपर कितना बचेगा 25 गुणा 25 बटे में कितना आ जाएगा 5। 5 से जब 5 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। तो 25 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर उपयुक्त रहता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इनमें से कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए उपयुक्त रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट जनरेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनवीसी रिले निम्न में से किस पर आधारित युक्ति है। एनवीसी होता है नो वोल्ट कॉइल, वह रिले किस पर आधारित होती है, चुंबकीय, ऊष्मीय, गैस या ताप। तो किस पर आधारित होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह चुंबकीय रिले होती है। कौन सी रिले होती है, नो वोल्ट कॉइल रिले चुंबकीय रिले होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कहलाती है, क्या कहलाती है, किन्हीं दो फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है। फेज करंट, स्टार करंट, लाइन करंट या डेल्टा करंट। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज करंट कहलाती है। क्या कहलाती है, फेज करंट कहलाती है दो फेज वाइंडिंग से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अल्टरनेटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंटरपोल का, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, सैलिएंट पोल का या डैम्पर वाइंडिंग का। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है हंटिंग दोष को दूर करने के लिए अल्टरनेटर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इंटरपोल्स का उपयोग किया जाता है हंटिंग दोष को दूर करने के लिए अल्टरनेटर में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से एक ठोस अचालक कौन नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं बताना है। ठोस अचालक कौन सा नहीं है, अब्रक, कांच, सेलेक, एबोनाइट। तो इनमें से ठोस अचालक नहीं है, बताना है। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेक। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी परिपथों का वह गुण जो ओल्टता के मानों में परिवर्तन का विरोध करता है वह क्या कहलाता है। ऐसी परिपथों का वह गुण जो ओल्टता के मानों का परिवर्तन का विरोध करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दे रखा कैपेसिटेंस, बी दे रखा इंडक्टेंस, सी दे रखा प्रतिघात, डी दे रखा परिवेशीयता। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, ऐसी परिपथों में शिखर व प्रभावी मान को अनुपात कहलाता है, क्या अनुपात कहलाता है। ऐसी परिपथों में शिखर व प्रभावी मानों का अनुपात क्या कहलाता है, औसत मान, क्रेस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर या तात्कालिक मान। तो क्या कहलाता है, इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर के रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज होता है, कौन सा होता है, एसी, डीसी, उच्च एसी या उच्च डीसी। तो अल्टरनेटर के रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च डीसी होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से आवृत्ति समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, फ्रीक्वेंसी, टर्न्स की संख्या के, समय के, फ्लक्स के या घूर्णन गति के। तो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वह किसके समानुपाती होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी होती है घूर्णन गति के समानुपाती होती है। किसकी समानुपाती होती है, घूर्णन गति के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर होता है, उसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक बताना है। वाट प्रति मिनट, जूल प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है एमकेएस प्रणाली में बताना है। तो एमकेएस प्रणाली में होता है इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, शक्ति का मात्रक एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी को अधिक धारा पर आवेशित व निरावेशित करने पर उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। बैटरी को अधिक धारा पर चार्ज व डिस्चार्ज करने पर उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, सल्फेशन दोष, सेडिमेंटेशन दोष, कोरोजन दोष या बकलिंग दोष। तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है उसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कार्य डीसी द्वारा नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कार्य है
जो डायरेक्ट करंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा धातु शोधन, बी दे रखा बैटरी चार्जिंग, सी दे रखा प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण, सी दे रखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इनमें से कौन सा कार्य है जो डीसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण डीसी द्वारा नहीं किया जा सकता है। जबकि डीसी के द्वारा धातु शोधन भी किया जा सकता है, बैटरी चार्जिंग भी की जा सकती है, वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया जा सकता है। जबकि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण डीसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है वास्तविक व आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति होती है, उसका अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, पिच फैक्टर या पावर फैक्टर? तो इनमें से कौन सा फैक्टर कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, वास्तविक व आभासी शक्ति का अनुपात होता है वह पावर फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंक्रोनाइजिंग की डार्क लैंप विधि में अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं जब, ऑप्शन ए दे रखा लैंप युगल तेज जलते हैं, बी दे रखा लैंप युगल जलते बुझते रहते हैं, सी दे रखा लैंप युगल बुझ जाते हैं, डी दे रखा जलते बुझते रहते हैं। तो सिंक्रोनाइजिंग की डार्क लैंप विधि में अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज्ड कब हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंप युगल बुझ जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैंप युगल जब बुझ जाते हैं तो सिंक्रोन डार्क लैंप विधि में अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि सप्लाई का फेज क्रम परिवर्तित हो जाए तो निम्न में से कौन से लोड प्रभावित होंगे? हीटरे, तीन फेज मोटरे, पंखे या प्रकाशीय लोड? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन फेज मोटरे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अल्टरनेटर की आउटपुट अंकित की जाती है, किसमें अंकित की जाती है? किलोवाट में, एचपी में, किलोवोल्ट एम्पियर में या बीएचपी में? तो एक अल्टरनेटर की आउटपुट को किसमें अंकित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। एक अल्टरनेटर की आउटपुट अंकित की जाती है, किसमें की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवोल्ट एम्पियर में, अर्थात केवीए में अंकित किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सफेद धरातल पर काले चिन्ह से किस सुरक्षा चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है? सचेतक को, निषेधात्मक को, सकारात्मक को या सूचनात्मक को? तो एक सफेद धरातल पर काले चिन्ह से किस सुरक्षा चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक चिन्ह को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फेरेड बराबर होता है, एक फेरेड कितने के बराबर होता है? ऑप्शन दे रखा है एक वोल्ट प्रति एक हेनरी, बी दे रखा है एक गुलाम प्रति एक वोल्ट, सी दे रखा है एक वोल्ट प्रति एक गुलाम, सी डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो एक फेरेड बराबर कितना होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गुलाम प्रति वोल्ट बराबर होता है। क्या होता है? एक फेरेड के बराबर एक गुलाम प्रति वोल्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अल्टरनेटर 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम पर प्रदान करे तो उसके पोल होंगे। एक अल्टरनेटर 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी व 600 आरपीएम पर चलता है तो उसके पोलों की संख्या कितनी होगी? पोलों की संख्या ज्ञात करके बताना है। तो पोल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर एफ इंटू 120/n। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब घूर्णन गति। तो एफ कितना दे रखा है? 40। तो 40 गुणा 120 बटे घूर्णन गति कितनी दे रखी है? 600 आरपीएम। तो 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 दूना 12, 2 बार चला जाएगा, बचेगा क्या? 4 व 2। तो 4 व 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 पोल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में, अल्टरनेटर में या ट्रांसफार्मर में? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसमें प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है 1200 ओम प्रतिरोध वाला एक हीटर यदि 2.5 एम्पियर लेता हो तो 1 घंटे में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। एक 1200 ओम का प्रतिरोध वाला एक हीटर है, वह 2.5 एम्पियर लेता है, तो 1 घंटे में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा ज्ञात करके बताना है। तो ऊष्मा ज्ञात का फॉर्मूला क्या होगा, आई का स्क्वायर गुणा आर गुणा टी, धारा का वर्ग गुणा प्रतिरोध गुणा समय। तो धारा का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2.5 गुणा 2.5 गुणा आर कितना दे रखा है 1200, तो 1200 गुणा समय 1 घंटा दे रखा है, तो समय को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना होगा 3600 सेकंड, कितनी होगी 3600 सेकंड। जब इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मेगा जूल। करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 मेगा जूल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा संट वाइंडिंग होती है मोटे तार अधिक लपेट, पतले तार अधिक लपेट, मोटे तार कम लपेट या पतले तार कम लपेट। तो संट वाइंडिंग होती है वह कैसी होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों संट वाइंडिंग में होती है पतले तार व अधिक लपेट होती है। क्या होती है संट वाइंडिंग में, पतले तार व अधिक लपेट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 30 फेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हो तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। 3 फेरेड के प्रत्येक यानी 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो उनका कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो दोस्तों श्रेणी में जुड़े हो तो क्या होगा, सी टी बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो तीनों का मान कितना दे रखा है 30 क्या है, प्रत्येक क्या है 30 का है। तो क्या करेंगे 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, जब तीनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो 30 एक बार जाएगा प्लस एक बार फिर एक बार, जब ऊपर कितना हो जाएगा 3/30। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा 30/3, भाग देंगे तो कितना जाएगा 10। तो प्रत्येक का मान कितना हो, कुल कैपेसिटेंस का मान कितना हो जाएगा 10 फेरेड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक डीसी सीरीज मशीन में किसका मान स्थिर नहीं रहता है। इनमें से डीसी मशीन में किसका मान स्थिर नहीं रहता है, चालकों का, गति का, पोलो का या किसी का भी नहीं। तो इनमें से आपको यह बताना है कि किसका मान स्थिर नहीं रहता है। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों गति का मान कभी भी स्थिर नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न चालकों में से सबसे अधिक विशिष्ट प्रतिरोध किस पदार्थ का है। इन चालकों में से सबसे अधिक विशिष्ट प्रतिरोध किसका है, पीतल का, लोहा का, जर्मन सिल्वर का या नाइक्रोम का। तो सबसे अधिक विशिष्ट प्रतिरोध बताना है किस पदार्थ का है, इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस पर लपेटी जाती है। कोर के दोनों भागों पर, केवल ब्रशों पर, कोर के केंद्रीय भाग पर या कोर के एक भाग पर। तो एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस पर लपेटी जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर के दोनों भागों पर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, इंपीडेंस होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इंपीडेंस का मात्रक होता है ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी परिपथों का कुल अवरोध क्या कहलाता है। एसी परिपथ होते हैं उनका कुल विरोध क्या कहलाता है, प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा या प्रतिरोधकता। तो दोस्तों एसी परिपथों का कुल अवरोध कहलाता है प्रतिबाधा, क्या कहते हैं, इंपीडेंस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत तापकीय यंत्रों में ऊष्मारोधी अचालक निम्न में से कौन सा है। इनमें से विद्युत तापकीय यंत्रों में ऊष्मारोधी अचालक कौन सा है, अब्रक, पोर्सलिन, एस्बेस्टस, बेकेलाइट। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर को लोड से जोड़ने पर रोटर का कंपन दोष कहलाता है। एक अल्टरनेटर को लोड से जोड़ने पर रोटर का कंपन दोष क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग, कम्यूटेशन, रिपल्सन, हंटिंग। राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो अल्टरनेटर को लोड से जोड़ने पर रोटर का कंपन दोष होता है वह कहलाता है हंटिंग।